हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू वर्क स्मार्ट यूपीएससी। तो आज है 2 जून 2025 और आज हम करने वाले हैं डेली न्यूज एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। तो फर्स्ट न्यूज जो है, ये न्यूज काफी टाइम से, पिछले 3-4 दिन से न्यूज में है। सो यहाँ पर द हिंदू में इसको एनालाइज किया गया है कि इज इंडिया द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो इस न्यूज में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो हमने आपके लिए रेडी किए हैं। और इसमें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको समझाने की जरूरत है वो यहाँ पे बताया गया है। तो लेट्स मूव अहेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि सिलेबस के एलिमेंट्स इसमें क्या है। सो सिलेबस में बात करें, सो जीएस 3 में दिस विल हेल्प यू। इसमें हमने जो जो भी एनालिसिस की हुई है, आप इसमें समझेंगे कि किस तरीके से जीएस 3 में उस नॉलेज को इनकलकेट किया जा सकता है। गवर्नेंस के केस में कि डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि इसमें बताया गया है आर्टिकल में कि क्या दिक्कत है पीपीपी मॉडल में, ये आपको सब कुछ बताया जाएगा नेक्स्ट में। आप अभी ये ध्यान दीजिए कि कौन से टॉपिक ऑफ सिलेबस से ये रिलेट करेगा। ऐसे पेपर में आप इसको कोट कर सकते हैं जो कि इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी is discussed here, purchasing power parity is discussed here, and what is nominal versus real income. So all these topics have been discussed. So let's move ahead. तो अगर हम चलें, so next यहाँ पे है कि ये न्यूज़ है क्या। तो ये जो IMF है, इन्होंने अपनी प्रोजेक्शंस को रिलीज किया है जीडीपी एस्टिमेट्स के लिए टिल 2030। तो अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि हम स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं कि जीडीपी की कैलकुलेशंस होती हैं। तो सम आर एक्सपेंडिचर मेथड्स, सम आर वैल्यू एडेड मेथड्स। ऑलराइट, इनमें ही आप फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। जैसे सम ऑफ ऑल द ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें आप पढ़ते हैं सी प्लस डी प्लस आई प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, ये आप फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। बट यहाँ पर इस केस में देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पर आईएमएफ जीडीपीज को कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इट इज कंपेयरिंग द जीडीपीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो उन जीडीपीज को आईएमएफ किस तरीके से कंपेयर करता है, ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जो क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनको कि आईएमएफ यूज करता है टू कंपेयर द जीडीपीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और उन जो कंपैरिजंस हैं उनमें क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट इज इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सो इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास जापान इन 2025, कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन नॉमिनल टर्म्स। देखिए, नॉमिनल टर्म्स इज इंपॉर्टेंट, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट रियल एंड नॉमिनल। सो मैं यहाँ पे आपको हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि अगर कंसेप्ट पूरा मैं यहाँ पे बताने लगूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो रियल जो होता है दैट हैज अ बेस ईयर। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल हमारी अगर रियल जीडीपी की बात करें, so this is our base year for real GDP 2011 and 12, and in nominal the prices are calculated on current prices, जो यहाँ पे currently जो प्राइस चल रहे हैं। हमने इसको एक लास्ट वीडियो में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो लेट्स मूव अहेड। तो प्रोजेक्शंस क्या बताई हैं, देखिए ये प्रोजेक्शंस आईएमएफ की प्रोजेक्शंस हैं। आपको ये बात समझनी होगी। दीज आर द प्रोजेक्शंस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी। ओके, तो यहाँ पर अगर इसकी प्रोजेक्शंस देखें, सो ये प्रोजेक्शंस किस बेसिस पर हैं? दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड मार्केट एक्सचेंज रेट्स। ये हम अभी एक दो स्लाइड्स के बाद इसको समझेंगे कि ये मार्केट एक्सचेंज रेट्स क्या है। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि इन बेसिस पर ये प्रोजेक्शंस दी गई हैं। तो इंडिया की प्रोजेक्टेड जो जीडीपी है फॉर दिस ईयर अलोंग विद जापान, सो इंडिया की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन जापान। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वी विल सरपास द जीडीपी ऑफ जापान। सो अभी अगर हम रैंकिंग्स देखें इस ईयर की, तो फर्स्ट पे देयर इज यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड इज जर्मनी, एंड फोर्थ पे वी विल बी देयर। इंडिया विल बी ऑन फोर्थ एंड जापान को हम सरपास कर जाएंगे। और अगर हम देखें तो 2028 तक हम जर्मनी को भी सरपास करने वाले हैं, एंड वी विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉलोइंग इंडिया एंड चाइना। और इसमें एक और चीज है, हमने शायद लास्ट एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि
चाइना को हमें सरपास कर, वी विल बी रिमेनिंग एट द थर्ड प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज द गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज वे टू मच। तो हम थर्ड पे काफी ज्यादा टाइम तक रहेंगे बट वी विल बी देयर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं कि जीडीपी जो है उसमें उसकी क्या लिमिटेशंस हैं एज एन इंडिकेटर फॉर कंपेयरिंग वर्ल्ड्स डिफरेंट इकोनॉमीज। तो पहली बात तो ये है कि ये इनइक्वालिटी को नहीं उसमें लेता है, कंसिडरेशन में लेता है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये चीज़ें भी जीडीपी सिर्फ एक नंबर है, सो वहाँ से हमें ये पता नहीं चलता है कि हाउ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर, अनपेड वर्क एंड informal economies contribution is also not considered here. Okay, so and there is one more point that has been discussed that GDP को politically भी use किया जाता है. So this is a political point, but this can also be used in means. Okay, so इससे next अगर हम देखें, so this is important for you. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आप स्टैटिक में पढ़ते हैं कि हमारे पास जीडीपी के एस्टिमेशन के मेथड्स हैं, बट दीज मेथड्स आर फॉर अ सिंगल कंट्री। लेट्स से इंडिया कैलकुलेट करता है जीडीपी फ्रॉम जीवीए मेथड, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक कंट्री की हुई, बट यहाँ पर आईएमएफ का काम है डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमीज को कंपेयर करना। सो वो कैसे करेगा? उसके लिए हमें एक कॉमन करेंसी चाहिए हो। तो अगर हमें इंडिया और मान लीजिए जापान की जीडीपी को कंपेयर करना है, सो हमारे पास जो जीडीपी नंबर्स होंगे उन्हें किसी एक करेंसी में उनको लाके फिर ही कंपेयर किया जा सकता है। वी कैन नॉट कंपेयर $2 टू ₹2 डायरेक्टली। हमें या तो रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट मेथड हियर इज मार्केट एक्सचेंज रेट मेथड। ओके, तो ये क्या करता है कि नेशनल जीडीपी को यूएस डॉलर्स में कंपेयर करता है, बट यहाँ पे एक चीज है, प्रिवेलिंग फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। आप देख रहे होते हैं कि हमारे डॉलर के कंपैरिजन में इंडिया का जो रुपी है दैट इज 86 रुपीज। तो ये उसको चेंज करता है, एक सेंट्रल करेंसी यूएस डॉलर्स बना दी गई है उसमें, एंड देन इट कंपेयर्स द टू कंट्रीज। तो इसमें जो प्रोज बताए गए हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं कि ये फाइनेंशियल कंपैरिजंस के लिए सही है, ट्रेड्स और रेमिटेंसेस अगर हमें पता करने हो, बट देयर आर कॉन्स आल्सो। देखिए हाईली वॉलेटाइल होता है, आज अगर 85 है कल 86 भी हो सकता है। अगर कोई और प्रॉब्लम आ गई, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आ गए, तो इट इज हाईली वॉलेटाइल। ओके, एंड डोमेस्टिक परचेजिंग पावर जो है उसको ये ध्यान में नहीं देता है कि परचेजिंग पावर से आप समझिए कि कोई एक इंसान है इंडिया में, व्हाट इज हिज परचेजिंग पावर। तो हम इसमें पीपीपी पे भी आएंगे, बट आप ध्यान रखिएगा कि ये इग्नोर करता है परचेजिंग पावर को, एंड इट अंडरस्टेट्स द जीडीपी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अ, चलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम वी विल डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। तो सेकंड मेथड जो हमारे पास एस्टिमेशन का है, जो आईएमएफ के पास है, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। तो दिस इज अनदर मेथड, बट इसमें इससे भी ज्यादा ये अंडर ओवरस्टेट होती है जीडीपी। यहाँ पे हम बताएंगे कैसे। ओके, सो लेट्स मूव। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की जीडीपी 10 है, तो अगर हम पर और यूएसए की जीडीपी 20 है, तो हो सकता है अगर हम पीपीपी मेथड से कैलकुलेट करें, सो यूएसए की जीडीपी 18 आए एंड इंडिया की जीडीपी 13 आए। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इट ओवरस्टेट्स द जीडीपी। अब समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैकडी का बर्गर अगर 100 रुपए का आता है, विच इज 1.2 डॉलर्स। ओके, सेम दैट सेम बर्गर इन यूएस विल कॉस्ट ऑलमोस्ट $5 to $6, जो कि हमारे यहाँ 400 होते हैं। तो ये ओवर एस्टिमेट कैसे करता है, अब समझिएगा। ओवर एस्टिमेशन का मतलब है कि यहाँ पर हमारे जो 100 रुपीज हैं, दे आर मोर वैल्यूएबल देन देयर 400 रुपीज। दैट मीन्स इट inflates the value of that currency which is in the lower developing country। ये आपके लिए समझने की जरूरत है, ये उस वैल्यू को ही इन्फ्लेट कर दे रहा है।
इसकी वजह से अगर हम इनकी कंपैरिजन करेंगे तो बट ऐसा रियलिटी में है नहीं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिस इज़ इसके बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में वहाँ की जो सिस्टम्स हैं, हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, दे आर वेल मोर डिफाइंड, देयर एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर बेटर, देयर व्हाट वी कॉल दैट पर कैपिटा इनकम इज मोर। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की। आई थिंक वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। आई थिंक हमें इसमें करंट अफेयर्स पे ही रहना चाहिए, नहीं तो इसमें टाइम लग जाएगा। सो लेट्स मूव अहेड। तो ये टिपिकल कंजम्पशन बास्केट को कंपैरिजन के लिए यूज करता है। फॉर एग्जांपल 5 चीजें हमने यहाँ की डाल दी और 5 चीजें यूएस की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चिप्स डाल लिए हमने, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाल लिए सर्टेन क्वांटिटी, एंड कंपेयर किया कि कितने रुपए में यहाँ पर मिल रहा है एंड कितने डॉलर्स में वहां पर मिल रहा है, एंड देन वी कंपेयर दीज टू इन सिंगल करेंसी टर्म दैट इज डॉलर। ओके, इसका जो पॉजिटिव्स हैं इसके, ये रियल इकोनॉमिक साइज और डोमेस्टिक वेलबींग को अच्छे से मेजर कर पाता है। अगर हम पीपीपी टर्म्स में देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाईली ओवरस्टेट्स द वैल्यू ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पर ये ओवरस्टेट करता है एंड इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सिंस 2009। हम 2009 से ही बन गए हुए हैं। एंड अगर हम इसमें, जैसे कि मैंने आपको वहां बताया था, हम सिर्फ 1.8 टाइम्स ही हैं यूएसए का अगर हम देखें। एंड बट अगर हम ये अपना मार्केट एक्सचेंज रेट से देखेंगे सो वी आर 7.5 टाइम्स। सो यूएस इज 7.5 टाइम्स देन आवर इकोनॉमी। सो ये काफी दो मेथड्स थे। आई होप आपको समझ आया होगा। इतने ही डिटेल में इनको डेली जो हमारी न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास है किया जा सकता है। इससे ज़्यादा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेट्स मूव अहेड। तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ये पीपीपी मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सो देखिए, ये इन्फ्लेट कर देता है जीडीपी को लो वेज और लो कॉस्ट इकोनॉमीज में, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अनपेड लेबर, लो वेज कंप्लायंस, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन्फ्लेटेड पीपीपी वैल्यूज को। इट इज मिसलीडिंग टू इक्वेट पीपीपी जीडीपी विद एक्चुअल डेवलपमेंट, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इन यूएस इज ऑल्सो ओनली 1.8 टाइम्स। तो सिर्फ यूएस क्या हमसे 2 गुना ही है जीडीपी में, ये कोई एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं दिखाता है। और पर कैपिटा वेलबींग, जो आपको मैंने पर कैपिटा इनकम की बात की थी। ओके, so these are some cautions which we need to take while we compare two countries PPP. All right, तो यहाँ पर इसमें एक ग्राफ भी दिया गया है जिसमें कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि दिस इज MER मेथड एंड दिस इज PPP मेथड। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये देख लीजिएगा। दीज आर जस्ट नंबर्स, तो यू जस्ट कैन चेक ऑन दीज नंबर्स। मैंने आपको ये सेम चीजें पीछे बता दी। लेट्स मूव अहेड। सो दीज आर द पर कैपिटा जीडीपी ऑफ these countries। so per capita GDP पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है। this is total GDP of a country upon total population of a country। this is it। तो अगर हम इंडिया की देखें तो हमारी पर कैपिटा जीडीपी देखिए, इस यहाँ पर भी दिस इज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो दिस इज $2,700 अप्रोक्सीमेटली। एंड इंडिया में अगेन दिस इज मार्केट एक्सचेंज रेट, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो मार्केट एक्सचेंज रेट को ही हम पैरामीटर लेते हैं जब हम कंपेयर करते हैं। IMF की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। वी आर एट 144th रैंक इन द वर्ल्ड। चाइना अगर सॉरी श्रीलंका अगर हम देखेंगे, इट इज ऑन 4300। भूटान इज अहेड ऑफ अस। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन रीजन, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है इन कंट्रीज से, एंड वियतनाम इज आल्सो वे अहेड। तो बट यहाँ पर this per capita GDP, it definitely affects the living standards of a country। so यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा। PPP रैंक में अगर हम देखें so we are a little bit better। यहाँ पे हम 144th रैंक पर हैं MER के केस में, और PPP के केस में हम 127th रैंक पर हैं। ओके, सो इसका कंक्लूजन ये है कि जो अगर हमारी जीडीपी हाई भी है, दैट डजंट मीन कि हमारे पास पर कैपिटा वेलफेयर ज़्यादा ही होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे मिनट पहले बता दिया। तो ये आपको जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें समझ पता होनी चाहिए कि MER एंड PPP मॉडल्स ऑफ कन्वर्जन क्या है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो एक और चीज़ यहाँ पे इस न्यूज़ में बताई गई है कि बिग इकोनॉमी इल्यूजन की बात की गई है कि
India's total GDP size is impressive due to its population size. कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नॉट पर कैपिटा प्रोस्पेरिटी, जो कि हम डेटा में देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज़ जस्ट 2700 पर कैपिटा. So per capita indicator and not aggregate GDP should drive policy and development. So this is a lesson also for policy makers all over the world कि हमें इस तरीके से ध्यान देना चाहिए. तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए जीडीपी को हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गिनी कोएफिशिएंट, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स एंड एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी एजुकेशन एंड दीज आर जस्ट नंबर्स. बट ये तीन चीजें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बिकॉज फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इम्पोर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी ये पब्लिश करता है. तो इसके ही ये दो चीजें पार्ट हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स. सो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए. आप इसको प्लीज अपने स्टैटिक नोट्स में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. एंड गिनी कोएफिशिएंट, दिस इज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी. ये भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, काइंडली रिवाइज इट. सो ये तीन चीजें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट न्यूज. लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड वन. तो हमारी जो सेकंड न्यूज़ है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किए हुए हैं कुछ पॉइंट्स को. सो आप इस न्यूज़ को जरा ध्यान से देखिएगा. सो लेट्स मूव अहेड एंड चेक करते हैं कि इसमें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रेलिवेंस की ही बात करेंगे. सो जीएस पेपर 3 जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होता है, बिकॉज दिस न्यूज डील्स विद इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है एसएनटी बिकॉज दीज आर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच आर बीइंग डिस्कस्ड हियर. एंड एसए में भी आप ये चीज़ें यूज़ किए जा सकते हैं. एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, बिकॉज इसमें इस न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं. एंड व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज. तो यहाँ पर दो टेक्नोलॉजीज भी हैं जो कि डिस्कस की गई हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि डाटा स्टोरेज की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ रही है. आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं, अपना गूगल यूज़ करते हैं, आप गूगल फोटोज यूज़ करते हैं, आप अपलोड करते हैं चीज़ें और आप क्लाउड पे उसको स्टोर करते हैं. सो आप अगर उसको क्लाउड पे स्टोर करेंगे तो वो किसी को तो अपने डाटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, किसी के पास बहुत बड़ी-बड़ी हार्ड डिस्क तो होंगी जहाँ पे उस डाटा को स्टोर किया जाएगा. तो इतनी डाटा जहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा, उन सेंटर्स को बोलते हैं डाटा सेंटर. और उन डाटा सेंटर्स को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहूँगा कि अगर आप एक लैपटॉप अगर यूज़ करते हैं, सो लैपटॉप में सिर्फ एक फ़ैन से आपका काम चल जाता है, बट दैट लैपटॉप हीट्स. तो अगर वो लैपटॉप हीट करता है, यहाँ पे आप समझिएगा, तो उसको हीट से बचाने के लिए हमने फ़ैन का प्रोविज़न दिया हुआ है. बट ये एक डाटा सेंटर की फ़ोटो हमने आपके लिए डाल दी हुई है. बट एक डाटा सेंटर इज़ इक्वल टू थाउज़ेंड्स ऑफ लैपटॉप्स वर्किंग टुगेदर इन वन सिंगल रूम. तो सोचिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी. तो इस हीट को जनरेट ये तो होनी ही है, बट इसको कूल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ करना होगा. और उन कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एमिशंस, ग्रीन हाउस एमिशंस. तो इसमें ये डिस्कस किया गया है कि हम कौन से एफिशिएंट वेज को यूज़ कर सकते हैं. सो आपको आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा सेंटर्स होते क्या हैं, जो मैंने आपको बता दिया. These are big centers जहाँ पे millions of electronic components यूज होते हैं and they process huge data. अब ये समझ लीजिए कि thousands of highly powered laptops are working together in a single room. उस तरीके की ये डाटा सेंटर एक चीज होती है. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो इसमें एक स्टडी पब्लिश की गई है माइक्रोसॉफ्ट और WSP के द्वारा. एक नेचर मैगजीन होती है वहाँ पे. तो एडवांस्ड कूलिंग मेथड्स की बात की गई है, कोल्ड प्लेट्स एंड इमर्शन कूलिंग. ये दो जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये दो टेक्नोलॉजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. The cold plates and immersion cooling methods sometimes in news are related to what? तो इसमें वो पूछ लेगा कि क्या चीज़ है, तो आपको ये पता होना चाहिए.
तो इसमें अब न्यूज़ पे आते हैं कि एडवांस कूलिंग मेथड जो है इनके क्या बेनिफिट्स हैं वर्सेस ट्रेडिशनल एयर कूलिंग जो कि होती है अभी आजकल होती है डेटा सेंटर। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारी एमिशंस 15 से 21% से कम होगी, एनर्जी यूज़ जो है वो 15 से 20% एंड वाटर कंजम्पशन दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 31 टू 52। दीज आर सम फैक्ट्स व्हिच यू शुड बी अवेयर। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो कूलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है डेटा सेंटर्स में? जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हीट जो जनरेट होती है, उसमें हमें कूलिंग से क्या फ़ायदा होने वाला है? तो सबसे पहले तो ये जो हाई हीट होती है, ये क्यों होती है? बिकॉज़ डेंसली पैक्ड ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसमें, और जब वो साथ में काम करेंगे, तो अ लॉट ऑफ हीट विल गेट जनरेटेड। तो कूलिंग से क्या होता है? कूलिंग से एक तो हार्डवेयर डैमेज बचती है, परफॉर्मेंस की डिग्रेडेशन होता है, उसको ये कम करता है, एंड सिस्टम फेलियर के जो इवेंट्स होते हैं, उनको ये कम करता है। अगर हम आगे चलें तो ज़रूरत क्या है एमिशन रिडक्शंस की। देखिए, काफ़ी ज़्यादा एमिशंस आईसीटी जो है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसकी वजह से हो रही है। तो हमें कम करना पड़ेगा इन एमिशंस को। तो क्यों नीड है? बिकॉज़ ये इन्हें 42% से कम करना होगा 2015 के लेवल से, एंड जो कूलिंग है, ये ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी कंज्यूम करता है कंप्यूटिंग ऑपरेशन से। तो हम इतनी जो ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अप्रॉक्सिमेटली उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कूलिंग के केस में। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो ये जो मैंने आपको जो 2 कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ बताई थी, इनके बारे में अब जान लेते हैं। एक है इसमें कोल्ड प्लेट कूलिंग एंड द सेकंड वन इज़ इमर्शन। कोल्ड प्लेट कूलिंग को आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करें। कोल्ड प्लेट कूलिंग का मतलब है, मान लीजिए कोई बहुत ही हीटेड सरफेस है, उसके ऊपर हमने कोई हीट पैक सॉरी अ, आइस पैक रख दिया, तो उससे जो हीटेड सरफेस है, वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। देखिए, इसको डायरेक्ट टू चिप कूलिंग भी बोलते हैं। चिप्स के साथ ही कोई चीज़ रखी जाएगी, तो मैं आपको बताऊँगा क्या। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, दिस इज़ एनालॉगस टू आइस पैक्स ऑन हॉट कंपोनेंट। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। तो ये जो आइस पैक्स के टाइप की इसमें आपको बहुत डिटेल में नाम पता होने की ज़रूरत नहीं, चीज़ को क्या बोलते हैं, या फिर इसमें कितना पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है, वाटर कितना है। तो दीज़ आर द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर्स, बट आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड प्लेट कूलिंग है क्या। सो ये दीज़ आर एनालॉगस टू आइस प्लेट्स ऑन हॉट कंपोनेंट्स, और ये एक तरीका है जिससे हम कूलिंग कर सकते हैं दिस डाटा सेंटर्स में, जहाँ पर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर यूजिंग कंटिन्यूअसली। तो ये 50 टू 80% हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी देता है। दैट इज़ अ वेरी एफिशिएंट टेक्निक। ओके, इमर्शन कूलिंग में जहाँ पर है कि इसमें है कि एंटायर हार्डवेयर जो है उसको थर्मली कंडक्टिव डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड में डाल दिया जाता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ठंडा पानी है और हमने इसमें कोई गर्म चीज़ डाल दी, तो गर्म चीज़ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो इट इज़ एनालॉगस टू दैट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी। बट इसका मतलब यहाँ पर ये जो डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, ये इसको फ्राई नहीं कर देगा। समझ रहे हैं आप? पानी में अगर डाल देंगे तो फ्राई करेगा, बट दिस डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज़ नॉट गोइंग टू फ्राई इट। सो ये चीज़ आप समझिए कि दीज़ आर द 2 टेक्निक्स, और इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल फेज एंड टू फेज। सिंगल फेज में फ्लूइड हमारा लिक्विड रहता है, एंड इन दिस केस इट वेपराइजेस, कंडेंसेस एंड रिसर्कुलेट्स लाइक अ मड पैड। ओके, लाइक दिस। So this is noise free, low corrosion and efficient। तो इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, you just need to know these two technologies are used। Let's move ahead। तो इसके बाद हमें सस्टेनेबिलिटी और लाइफ साइकिल असेसमेंट की अगर बात कर लें, तो ये शो करती है कि कोल्ड प्लेट जो इमर्शन है, दैट आउट परफॉर्म्स द एयर कूलिंग अक्रॉस एनर्जी ऑर्डर। ये इन सब में ये काफ़ी ज़्यादा ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, दीज आर रियली एफिशिएंट। और अगर हम एक और चीज़ इसमें बताई गई है, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे, आई ये अपने टेक्नोलॉजी में जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें एनर्जी देने के लिए अगर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे, तो एमिशंस को हम 85 से 90% कम कर पाएँगे, एनर्जी को इतना कम कर पाएँगे, एंड दीज़ आर जस्ट नंबर्स। बट आप ये समझिए कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल and will help in climate change policies which we are trying to make। Okay, let's move ahead।
तो इसमें चैलेंजेस भी हैं कि जो कूलेंट फ्लूइड्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम उसमें जो फ्लूइड डालेंगे उस आइस पैक में, दैट इज जस्ट एन एनालॉजी, बट आप समझिए, दीज कूलिंग फ्लूइड्स आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। तो कई कंट्रीज उनको इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, या फिर और भी रेगुलेशंस हो सकती हैं। सो दैट इज वन थिंग। एंड डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी भी है, सो इसमें टाइम लग सकता है एडॉप्शन के लिए। एंड इट मे रिस्क शिफ्टिंग पॉल्यूशन नॉट एलिमिनेटिंग। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट आता है, हम उसको पानी में डाल देते हैं, सो दैट विल लीड टू वाटर पोल्यूशन, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स मे हैपन। ओके, सो कंक्लूजन अगर हम बात करें, सो अगर हम ग्रीनर टेक्नोलॉजीज को रिन्यूएबल के साथ अगर कंबाइन करेंगे, तो दैट इज वाइटल फॉर रिड्यूसिंग द क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी सेक्टर। एंड सिस्टम लेवल अप्रोचेस की जरूरत है हमारे लिए, अगर हमें जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी चाहिए। फॉर इसका मतलब ये है कि हमें सिस्टम टू सिस्टम, मतलब केस टू केस बेसिस पे ही इसको देखना होगा कि कहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। ओके, so that's it about this news. Let's move ahead on to our next news. तो जो नेक्स्ट न्यूज जो है, दैट इज अबाउट द हीट वेव्स इन इंडिया। एंड इसका जो टॉपिक है, इसका जो सॉरी डेफिनेट हेडलाइन है, दैट इज इंडियन समर्स आर गेटिंग हॉटर बट हैव वी लॉस्ट द एबिलिटी टू अडेप्ट। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि हमारी जो हीटिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है आजकल। सो क्या वो हमें इल्यूजन है कि सच में है वो हीट बढ़ती हुई? सो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि यस इट इज रियल। एंड हम किस तरीके से टैकल करें, हमारी कुछ ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस थी, कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, वो किस तरीके से इसे हेल्प कर रही थी, वो सारा कुछ हम जानेंगे। इसमें आपके लिए नोट्स की फॉर्म में सब कुछ प्रिपेयर किया गया है, और कुछ आपको समझाने की जरूरत है, वो भी विल एक्सप्लेन हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव अहेड। एंड यहाँ पे देखते हैं कि सिलेबस में किस तरीके से ये रेलिवेंट है। सो पेपर वन में ज्योग्राफी में जो क्लाइमेट वाले सेक्शन हैं, हीट वेव वाला जो सेक्शन है, दिस विल गेट टू दैट। एंड कल्चर में इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये तो इवन प्रीलिम्स में भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट कैन बी आस्क्ड। पेपर टू गवर्नेंस एंड वेलफेयर स्कीम यहाँ पर डिस्कस किया गया है उसके बारे में। एंड थ्री में एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, these parts of syllabus are also these this also links to that this news. Okay, और एथिक्स के केस में हम क्लाइमेट रेजिलियंस, इक्विटी, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। तो लेट्स मूव अहेड और अपना डिस्कशन इस न्यूज के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें कुछ फैक्ट्स पहले बताए गए हैं कि समर्स आर स्टार्टिंग अर्लियर, लास्टिंग लॉन्गर एंड बिकमिंग मोर इंटेंस। तो ये जो यहाँ पे बात की गई है, ये सिर्फ सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला गया है। देयर आर फैक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, 2010 में 177 डेज थे हीट वेव्स के, बट लास्ट ईयर दे वर ऑलमोस्ट, आई वुड से 3 टाइम्स। 200% लिखा है, बट दिस इज मोर देन 200%। तो ये prevalent है, these heat waves are getting more intense and they are not confined to one location. Okay, तो एक चीज आपको जो प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट है, और आप इसको आंसर में मेंस में भी यूज कर सकते हैं, दैट इज द हीट वेव डेफिनेशन ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो क्या होती है हीट वेव? हीट वेव होती है अगर टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से ज्यादा हो प्लेन्स में और 30 डिग्री से ज्यादा हो हिल्स में, और टेम्परेचर डेविएशन जो है 4.5 डिग्री से ज्यादा ना हो, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो 2 दिन के लिए कंसेक्यूटिवली। तो अगर ऐसा होता है 40 डिग्री इन प्लेन्स एंड 30 डिग्री इन हिल्स फॉर कंसेक्यूटिव 2 डेज, अगर ये इससे ऊपर रहता है, देन हम उसे हीट वेव अनाउंस कर देते हैं, मतलब आईएमडी उसे अनाउंस कर देता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इससे आगे अगर हम चलें, तो इसमें आपको एक चीज और, इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं कि अंडर रिपोर्टेड मोर्टेलिटी। देखिए, पहली तो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो बोलते हैं कि 20,000 के आसपास हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक आपको पता होना चाहिए, हीट की वजह से जो डेथ होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। बट एक्चुअल टोल जो है दैट इज लाइकली हायर। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई कि काफी जो डेथ्स होती हैं हीट स्ट्रोक से, वो मोस्टली, जैसे मान लिया किसी इंसान की घर पे डेथ हो गई, फार्म में डेथ हो गई गर्मी की वजह से,
बट उसको रिपोर्ट किया जाएगा कि दैट इज मिसक्लासिफाइड एज कार्डियक अरेस्ट या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। तो दैट इज अंडर रिपोर्टेड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फैक्ट कि ये यहाँ पर डेथ हुई है, ये किसी और रीजन की वजह से हुई है। सो ये अंडर रिपोर्ट हो जाती है हमारी जो मोर्टेलिटी है हीट वेव्स की वजह से। इससे क्या दिक्कत आती है, इसमें फिर आप पॉलिसीज नहीं अच्छे से बना पाएंगे अगर डेटा नहीं होगा, उस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आपके पास जो आपके मेंस के नोट्स हैं जहाँ पे हीट वेव्स का आपने वो रेडी किया हुआ है, उसमें आपको ये चीज़ें डाल देनी चाहिए। और स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग की कमी है, सर्विलेंस की कमी है, दीज आर आल्सो सम पॉइंट्स। और एक्सेस मोर्टेलिटी हम इसमें एनालाइज करते हैं कि ये क्यों किया जाता है, ये आपके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलिए लेट्स डिस्कस इट। सो यूज्ड टू एस्टिमेट अनरिकॉर्डेड डेथ्स बाय कंपेयरिंग एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड स्टेज मोर्टेलिटी। सो हम क्या करते हैं कि वी जस्ट पुट अ नंबर कि दिस मच ऑफ मोर्टेलिटी वी मे एक्सपीरियंस इन दिस सीजन। तो हम उसको कंपेयर करते हैं व्हाट एक्चुअली हाउ मेनी पीपल हैव डाइड। तो दिस इज द रिपोर्ट। इन्होंने एस्टिमेट किया है कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास हीट रिलेटेड डेथ्स 2021 में हुई थी। ओके, सो लेट्स मूव। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें कि क्या है, सो एग्रीकल्चर के ऊपर व्हीट की यील्ड जो है वो 4.5% से अप्रोक्सीमेट कम हुई है, और यहाँ तक कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 15% के आसपास भी कम हुई है। एनर्जी में भी आप देख लीजिए, अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। आप भी देखते होंगे कि गर्मियों में जो इलेक्ट्रिसिटी के कट्स हैं वो आपके घरों में भी ज़्यादा लगते हैं कंपैरेटिवली टू सर्दियों के। सो दिस इज़ वन थिंग। तो जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ग्रिड के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता है, दैट लीड्स टू ब्लैकआउट, जिसे कि आप बोलते हैं कि अब लाइट चली। तो ये चीज़ वहाँ पे है। एंड लेबर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, सो देखिए आउटडोर सेक्टर्स में तो धूप की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ जाते हैं उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है एग्रीकल्चर में और कंस्ट्रक्शन में। एंड दिस मैकिन्सी इन ये एस्टिमेट किया है इन्होंने कि हीट लॉसेस की वजह से हम 2.5 से 4.5% की जीडीपी का लॉस कर सकते हैं बाई 2030। तो दीज आर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ दीज हीट वेव्स। अब यहाँ पे जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ कल्चरल भी बताई गई हैं, जिनमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंड ऑल्सो अलोंग विद मेंस ये इम्पोर्टेंट है। सो इंडिजिनियस एडेप्शन जो है कि हमारी जो पुराने टाइम से चल रही जो भारतीय परंपराएं हैं वो किस तरीके से हीट वेव्स को टैकल करती थी। तो अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो मड होम्स होते थे पहले, मिट्टी के घर बनाए जाते थे, जालीज बनाई जाती थी, स्टेप वेल्स बनाए जाते थे, लाइम प्लास्टर, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था ताकि ये हीट को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें एंड जो उसका इफेक्ट है हीट का उस घर के अंदर रहने वाले इंसान पे कम आ सके। एक इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बताई है, नवताप। ये एक 9 दिन का ट्रेडिशनल हीट अडेप्टेशन का एक पीरियड होता था जिसमें कि सन हमारा हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, रोहिणी नक्षत्र में जब एंटर करता है तो उस दिन 9 दिन का हीट अडेप्शन लिया जाता था। इसमें क्या था कि कुछ ध्यान दिया जाता था लोगों के द्वारा कि हमें लाइट खाना खाना है, ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकलना है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये 9 दिन होते हैं, these 9 days coincide with the increased frequency of heat waves in India। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सो इन्हीं 9 दिनों में मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि नवताप के जो 9 दिन हैं इनमें ही वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कि क्यों ट्रेडिशंस, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बट ये क्यों कम हो रहे हैं? दीज ट्रेडिशंस हैव डिक्लाइंड, और इन्हें डिक्लाइन हुए काफ़ी ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। पोस्ट लिबरलाइजेशन जो हुआ है कि हमें क्लाइमेट सेंसिटिविटी को हमने ध्यान देना बंद कर दिया है उतना। कंक्रीट और ग्लास जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया है ब्रीदेबल स्ट्रक्चर्स को, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड भी है ये सिर्फ एक्टिव कूलिंग मेजर्स को ही ध्यान में लेता है, पैसिव को ये इग्नोर कर देता है। देखिए दीज आर सम पैसिव मेजर्स विच वी शुड सॉरी टेक इनटू अकाउंट बट वी डोंट। ओके, और ऊपर से रियल एस्टेट का फाइनेंस है, ये भी ट्रेडिशनल मटेरियल्स जो हैं जैसे कि लाइम प्लास्टर या फिर मड, इनको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया गया है। सो वी कुड हैव सप्लीमेंटेड बट हमने नहीं किया है, ये चीज़ें इसमें बताई गई। लेट्स मूव अहेड। तो कुछ पॉलिसी गैप्स भी हैं। देखिए अर्बन रिस्पॉन्स में अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान था जो 2014 में द सिटी ऑफ अहमदाबाद इन्होंने लिया था। सो इन्होंने पाया कि वी हैव
reduce the mortality to uh, by almost 1200 people we have saved, इसका मतलब ये है। एंड भुवनेश्वर नागपुर इन्होंने भी ग्रीन कवर को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, रूफ टॉप कूलिंग को में ध्यान दिया है, बट देयर स्टिल रिमेन सम गैप। सो गैप्स क्या हैं? देखिए, ये जो हमारे एक्शन प्लान्स दिए जाते हैं, दीज आर मोस्टली एडवाइजरी। बजट की काफ़ी कमी है, मैंडेट्स और अकाउंटेबिलिटी किसी की है नहीं। सो दीज आर सम थिंग्स एंड लिमिटेड पब्लिक कूलिंग शेल्टर्स भी इतने नहीं हैं। सो दीज आर समथिंग। रूरल में तो ये उससे भी ज़्यादा प्रेवलेंट है। देखिए, ऐसा कोई एक्शन प्लान जैसे अहमदाबाद एक्शन प्लान बन जाएगा, तो क्या अभी कभी आप सोच सकते हैं कि कभी आपके गाँव का एक्शन प्लान बन जाए, तो डिस्ट्रिक्ट में बन जाए? कि 1 या 2 एग्ज़ाम्पल्स हमें हो सकता है मिल जाएँ, बट इट इज़ नॉट prevalent, ओके। तो लेट्स मूव। लिमिटेड पंचायत कैपेसिटी। देखिए, पंचायत के पास फंडिंग नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं होती, तो किस तरीके से हम कर पाएंगे? और जो जैसे एमजी नरेगा है, नेशनल हाउसिंग मिशन है, सो ये दीज थिंग्स रेयरली एड्रेस दीज हीट स्ट्रेसेस एंड हमारा जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कम होता जा रहा है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर 30 साल पुराना कोई घर है तो हो सकता है मड हाउस हो, बट करंटली तो हम कंक्रीट के हाउसेस पे ही ध्यान दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ थिंग। और स्टेप वेल्स भी कम होते जा रहे हैं, ट्री कवर तो काफ़ी कम हो ही रहा है बिकॉज ऑफ जो हम नए नए घर बना रहे हैं। सो दिस इज द रीज़न। सो ये दीज आर चैलेंजेस, ओके। तो ये कम्युनिकेशन और अवेयरनेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन साइंटिफिक डाटा एंड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें जैसे टेम्परेचर की डेफिनेशन ही पता नहीं है लोगों को कि इसमें क्या है। ह्यूमिडिटी भी ऐड की जाती है, विंड भी, बट दीज आर नॉट एक्सप्लेन्ड, ओके। एंड हीट अलर्ट्स जो हैं, दीज आर इनएक्सेसिबल। अगर आईएमडी कोई हीट अलर्ट अनाउंस करता है सो वो ग्रास रूट तक पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि एक चीज़ तो है कि देखिए, लिमिटेड टू हिंदी एंड इंग्लिश है। सो अगर कोई रूरल पर्सन है जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, फॉर एग्जांपल समवन लिविंग इन महाराष्ट्र, उसको मराठी आती है तो वो नहीं कर पाएगा। कर्नाटका, उसको कन्नड़ आती है बट उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती। उड़ीसा, उड़िया आती है। इवन इन पंजाब, पंजाबी। सो ये हमें रीजनल लैंग्वेजेस में भी इनको प्रमोट करना होगा। ये नॉन लिटरेट लोग जो है उन तक ये पहुंच नहीं पाती। ये जो मैंने आपको बता दिया माइग्रेंट सक्सेस, ओके। लेट्स मूव अहेड। तो पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या हैं इसके लिए? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमें हीट एक्शन प्लान्स लगाने पड़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। तो एक इसमें ये रिकमेंडेशन है। देखिए, हॉटस्पॉट्स का पता कीजिए जहां पर ज़्यादा हीट वेव्स प्रेवलेंट हैं। बेटर शेडेड एरियाज होने चाहिए, वाटर एक्सेस होनी चाहिए एंड मल्टीलिंगुअल जो अलर्ट्स हैं, जैसे जो यहाँ पे हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, दैट वी शुड इम्प्लीमेंट। इस तरीके से आपको सोचना होगा जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स और उसके साथ ही यू हैव टू बी अवेयर दैट व्हाट आर द सॉल्यूशंस which should be applied to these problems, okay। और ये तो हो गया हमारा इमीडिएट एक्शंस। अगर हम आएंगे मीडियम टर्म्स में तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो क्लाइमेट एडेप्शन है उसको नेशनल स्कीम्स के साथ हम अडेप्ट कर दें। जैसे पीएम आवास हो गया, एमजी नरेगा हो गया, नेशनल हाउसिंग मिशन हो गया। तो इनके साथ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप खुद सोचिए कि नेशनल हाउसिंग मिशन में अगर हम इसको डालेंगे तो वी कैन हैव बेटर architecture that suits the needs of these heating problems, okay। प्रमोट कर सकते हैं हम रिफ्लेक्टिव रूफ टॉप्स। अगर रूफ टॉप, ये आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर रिफ्लेक्टिव रूफ टॉप होगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। ग्रीन कवर, पैसिव कूलिंग डिज़ाइन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो फाइनेंस कमीशन है वहाँ से हम कुछ फंड्स को दे सकते हैं स्टेट्स को, ताकि वो इन प्लान्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स को, जहाँ पे ये मिनरल्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है टू हैव सम प्लान्स रिलेटेड टू द कॉम्बैटिंग दीज हीट वेव्स। इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें बिल्डिंग कोड्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है और पैसिव डिज़ाइनिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर ध्यान देना होगा हमें रूरल और अर्बन प्लानिंग में। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईएमडी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत, इनके रोल्स को काफ़ी ज़्यादा हमें क्लैरिटी देनी होगी ताकि इन्हें पता हो कि किस तरीके से हम अपनी कैपेसिटी यूज़ करके इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं।
इसका कंक्लूजन जो है कि देखिए, नॉलेज एंड ट्रेडिशन एग्जिस्ट्स बट हम उसका यूज नहीं करते हैं अच्छे से। चैलेंज क्या है? इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन हमारे पास नहीं है, हमें ये करना होगा। पॉलिटिकल विल भी नहीं है। देखिए, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हीट वेव पे कब हमारे पॉलिटिशियंस ने बात की होगी। सो पॉलिटिकल विल जो है उसको भी यहाँ पे आना होगा। और पॉलिसी इंटीग्रेशन, जैसे कि हमने पीछे बात किया कि अगर हम नेशनल लेवल की स्कीम्स में इन्हें यूज़ करेंगे सो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान देना होगा। और दैट्स इट अबाउट दिस न्यूज़। अगली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है, देखिए ये न्यूज़ आपके लिए वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर द पर्सन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इन योर पॉलिटी सेक्शन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो देयर वाज़ एन एमएलए अब्बास अंसारी जिन्होंने अपनी जो एमएलए की सीट है उसको लूज़ कर दिया है। क्यों लूज़ किया है? बिकॉज़ ही वाज़ सेंटेंस्ड टू 2 इयर्स इन जेल। इसकी वजह से इनको अपनी सीट खो देनी पड़ी है। सो आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है इस न्यूज़ की और आपको क्या पता होना चाहिए? कि वर्क स्मार्ट में यही हमारा मेन मोटो है कि हम बता सकें कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, सो वी नीड टू वर्क स्मार्ट। तो यहाँ पे देखिए, जो आरपीए एक्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर यू। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसका हर एक सेक्शन पता होना चाहिए, बट कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सेक्शन 8 आपको पता होना चाहिए। इट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज एंड एमएलए अपॉन कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है? 2 इयर्स की जेल टर्म अगर उसमें है तो फिर द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। और ये जो 2 इयर्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में फँसाया जा सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है, नहीं। दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय आरपीए एक्ट, उसका सेक्शन 8। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आरपीए के साथ-साथ आपको 10th शेड्यूल का भी पता होना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स की बात करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में यही है कि ही इज़ अ सन ऑफ गैंगस्टर पॉलिटिशियन एंड दिस सीट इज़ नाउ वेकेंट। जीएस पेपर 2 में भी यहाँ पे आप इस एग्ज़ाम्पल को कोट कर सकते हैं। देखिए, एक टॉपिक है वहाँ पे, रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दिस एग्ज़ाम्पल कैन बी कोटेड देयर एंड it highlights the issue of criminal elements in पॉलिटिक्स एंड लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज सिर्फ इनकी बात नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एन इंडिविजुअल, बट अगर कोई भी पर्सन कन्विक्ट होता है इन एनी क्रिमिनल केस, so with that means that we are having criminalization of politics। तो यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं हेट स्पीच के इशू। या आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके, बिकॉज दीज आर जस्ट द टॉपिक्स जो कि इससे रिलेट करते हैं, बट ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको समझा दी। लेट्स मूव अहेड। अगली चीज़ है कि यहाँ पे यूक्रेन ने लार्ज स्केल ड्रोन अटैक किया है रशिया के एयर बेसिस पे, और काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स में उन्होंने नुकसान पहुँचाया है रशिया को। तो देखिए, ये एक कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी पीस टॉक्स की, उसके पहले ही ये हो गया। सो आई डोंट थिंक कि अब यहाँ पर ये अ, आगे बढ़ पाएँगी। इन्होंने ईस्टर्न से साइबेरिया से लेके वेस्टर्न बॉर्डर्स तक ये अटैक्स किए हैं एंड काफ़ी हेवी डैमेज हुआ है रशिया को। मोर देन 40 जो एयरक्राफ्ट्स हैं, दीज़ एयरक्राफ्ट्स हैव बीन डैमेज्ड एंड इसका नाम इन्होंने रखा है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। और इन्होंने लोड किया था, जो हमारे एयर बेसिस थे इनके पास ही कुछ ट्रक्स में स्मॉल ड्रोन्स को लोड किया था। ये वहाँ से फ्लाइट लेके आए एंड दीज़ drones blasted on these aircrafts। थोड़ा इसमें हम जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, बिकॉज ये न्यूज़ हमारे लिए ऐसा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्या इसमें से कुछ रेपरकशंस हो सकती हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करें। देखिए, पहली बात तो कि ग्लोबल इवेंट हो गया ये, चलिए तो ठीक है कि हमें रशिया यूक्रेन का पता होना चाहिए, कहाँ पर है वो, ये प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। उनके मैप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है कि किस तरीके से ड्रोन्स को हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टैक्टिक्स में यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। और ज्योग्राफी मैंने आपको बता दी कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का आपको पता होना चाहिए, ईस्टर्न साइबेरिया कहाँ है, वेस्ट रशिया कहाँ है, दिस मरमून्स, इरकुट्स्क, ऑल दीज थिंग्स यू शुड हैव, आपको एक बार देख लेना चाहिए। देखिए, सब कुछ याद तो नहीं रखा जा सकता, बट जब न्यूज़ आए तो आप अब इसको एक बार चेक कर लीजिए। मेंस की रेलेवेंस इसमें ज़्यादा है। इंटर आईआर जो आपका पेपर 2 का पार्ट है, तो रशिया यूक्रेन वॉर की जो ग्लोबल डिप्लोमेसी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, उसमें ये चीज़ है। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जो चल रहा है आजकल, ड्रोन, साइबर ऑपरेशन, दिस इज़ वेरी प्रेवलेंट नाउअडेज़, इसका ध्यान रखिएगा। पीस टॉक्स तो जो थी इस्तांबुल में, उनका और इंडिया का स्टांस क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये इम्पोर्टेंट है।
और अगर इंटरनल सिक्योरिटी और टेक इन वॉरफेयर की यूज करें, बिकॉज ये सिर्फ अगर वहां पे यूक्रेन ने ये किया है तो हमारे भी एडवर्सरीज हैं, तो हमें भी रेडी होना होगा। इस तरीके के अटैक्स कहीं भी हो सकते हैं, सो वी शुड बी ऑन हाई अलर्ट। इंटरनल सिक्योरिटी के जो जीएस पेपर 3 का पार्ट है, वहां पर आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं कि यूज ऑफ ड्रोन्स एंड रिमोट वॉरफेयर टेक्निक्स। देखिए वहां पर कोई ट्रूप्स नहीं भेजे, बट उन्होंने दे इन्फ्लिक्टेड रियली हाई डैमेज ऑन रशिया। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होती है these attacks की, एंड मॉडर्न वॉरफेयर किस तरीके से बढ़ा। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडर वेब का डायरेक्ट नाम देख के ही क्वेश्चन पूछा जा सके कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब वाज इन न्यूज, एंड इसकी जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर किस तरह की इम्प्लीकेशंस हो सकती है अगर इस तरीके से हम प्लान करें या हमारे ऊपर कोई प्लान करे, सो हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए एक ये न्यूज़ है यहाँ पर, ह्यूमन राइट पैनल फ्लैग्स ट्रॉमा फेस्ड बाय नेग्लेक्टेड एल्डरली पीपल। न्यूज़ में यही है कि 90 इयर्स एंड के आसपास का जो कपल था, उनको उनके सन ने निगलेक्ट कर दिया था, तो उसको उस केस को हियर कर रहे थे। देखिए ये कोई न्यूज़ हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट यूपीएससी के लिए क्या रेलेवेंस है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रीलिम्स में जो ये एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसके सेक्शन ये आपके आप इसमें कोट भी कर सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि ये किस चीज़ से रिलेट करता है। काफ़ी डीपली तो आपको इसमें जाने की ज़रूरत है नहीं। आर्टिकल 21 इसमें इसमें भी आर्टिकल 21 आएगा, एंड आर्टिकल 21 यूपीएससी प्रीलिम्स का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। तो काफ़ी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जो है, देखिए एसएचआरसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाता है, तो और ये क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स क्या हैं, क्या ये कोई खुद से कोई एक्शन ले सकते हैं, या इनके एक्शन सारे हैं वो रिकमेंडरी इन नेचर हैं। ये आपको एक बारी के लिए अपने नोट्स में स्टैटिक जो नोट्स हमने एक बार देख लीजिएगा। एंड अगर मेंस के उसमें बात करें तो वेलफेयर स्कीम्स क्या की जा सकती हैं एल्डरली के लिए, क्या रोल है स्टैट्यूटरी बॉडीज का, यही बेसिकली ये न्यूज़ है कि रोल क्या है, जो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। एथिक्स में भी निग्लेक्ट ऑफ एल्डरली पेरेंट्स कितना स्ट्रॉन्ग इशू है हमारी सोसाइटी के लिए। एंड ये एक रियल लाइफ के स्टडीज की में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कंपैशन, ड्यूटी एंड इमोशनल। So these are some things. So now we are done with today's news analysis, और हमने यहाँ पे हर एक न्यूज़ कवर करने की कोशिश की है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। देखिए हर एक न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, स्मॉल पॉइंट्स। हमें हर एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी नीड टू रीड, बस उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाट वी नीड टू स्किप। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 घंटे लगा देंगे तो उसका उतना फ़ायदा है नहीं। तो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, और हम डेली ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी रिसर्च लगती है। तो आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको उसके बारे में पता लग जाए। So I thank you all for your patience, and I will see you again with the next video. So thank you so much.